नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे, जिस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। अधितकाएँ, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। उपतकाएँ, पहाड़ के पास की भूमि, घाटी या तराई। कौतूहल, हैरानी। भावभंगी, हाव भाव या मुद्राएं। जो हम हाव भाव प्रकट करते हैं उसको कहते हैं भावभंगी या मुद्राएं। मुदित का मतलब होता है प्रसन्न। प्रेयसी, प्रेमिका। संभ्रांत, सभ्य। प्रतीत, मालूम। सरसब्ज, हरा भरा। अतृप्त, संतुष्ट न होना। कुलीन, अच्छे कुल का। निकेतन, घर, निवास। लीला, खेल या क्रीड़ा। गंभीर, स्थिर, जो चंचल न हो। विरही, बिछड़ा हुआ। प्रतिदान, बदले में दिया गया। सचेतन, जीता जागता या सजीव। विराट, बहुत बड़ा। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। बंधुर, मुकुट। अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, हिमालय की बेटियां, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हिमालय की बेटियां, यानी हिमालय कौन है? एक पिता है और उसकी बेटियां, यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको हिमालय की बेटियां बताया गया है, कहा गया। तो हिमालय का यहाँ पर एक मनुष्य के रूप में मानवीकरण किया गया है, एक मानव के रूप में उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और हिमालय पर्वत से जो भी नदियाँ निकलती है, अभी हमारे सामने नाम आएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ वहाँ से निकलती है, उन नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो लेखक ने जब नदियों को मैदानी भाग में देखते हैं तो वो देखते हैं कि उस समय उनका रूप अलग ही होता है। और जब लेखक घूमने के लिए जाते हैं और हिमालय से वो नदियों को निकलते हुए, उनके उद्गम स्थल से उनको निकलते हुए देखते हैं तो उनको वहाँ पर उनका रूप अलग ही दिखाई देता है। तो इन सब की जो एक कहानी है वो लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है,
तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ पर कवि नागार्जुन जब हिमालय की ओर, हिमाचल की तरफ घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं तो उनको नदियों का रूप अलग अलग दिखाई देता है। तो लेखक बता रहे कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, नदियों को उन्होंने मैदानी क्षेत्र में दूर से बहते हुए देखा था। तो वो कैसी दिखाई देती थी? बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई, यानी कि वो धीरे धीरे बहती हुई दिखाई दे रही थी। संभ्रांत महिला, संभ्रांत का अर्थ हमने पहले ही देखा है, यानी कि सभ्य वर्ग की कोई महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। और उनके प्रति लेखक बता रहे हैं कि उनके हृदय में बड़ा आदर और श्रद्धा का भाव था। और लेखक बताते हैं कि जब मैं उन नदियों के अंदर डुबकियां लगाता था, उनकी बहती हुई धारा के अंदर, तो उनको ऐसा लगता था कि वो अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद के अंदर बैठे हैं, ऐसा उनको प्रतीत होता था। किंतु लेखक कह रहे हैं कि जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात हिमालय पर्वत की चोटियों के ऊपर वो चढ़ते हैं, उस क्षेत्र में वो जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, तो वो देखते हैं कि इन नदियों का कुछ और ही रूप उनके सामने आता है और वो बड़े ही हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ तो गंगा नदी है, वो बड़ी दुबली पतली धारा के अंदर प्रवाहित हो रही है, बड़ी दुबली पतली धारा बह रही है। और यमुना भी इसी भांति है, सतलुज नदी भी इसी भांति है। और मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है? मैदान में उतर करके नदियाँ फैल जाती है, थोड़ी विस्तृत हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो और जब वो हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र से उबड़ खाबड़ रास्तों से धारा प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर उनका जो रूप था वो ऐसा था जैसे कि कोई छोटे बच्चों का उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना। तो यहाँ पर देखो नदियों का भी मानवीकरण हुआ है छोटे बच्चों के रूप में। हिमालय का तो मानवीकरण हुआ ही है कि वो एक पिता की भांति है, यहाँ पर बताया हुआ है। और नदियों का भी मानवीकरण हुआ है, उनका यहाँ पर छोटे बच्चों की भांति हंसना, उछलना, कूदना, खिलखिलाकर, नदियों की जो कलकल की ध्वनि है उसको नदियों की हंसी बताया है कि नदियाँ किस तरह से हंसती हुई, खिलखिलाती हुई आगे बढ़ जाती है। और उनकी ये भावभंगी, यानी कि नदियों की ये अलग अलग जो मुद्राएं थी, तो लेखक उनको देख करके और बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि यहाँ तो इनका रूप बड़ा ही अलग है मैदानी भाग से। तो लेखक सोचते हैं कि इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर के, कि जब ये नदियाँ अपने उद्गम स्थल पर इतनी छल छल कल कल की ध्वनि करते हुए आगे बढ़ती है उबड़ खाबड़ रास्तों से, और इनकी इतनी पतली धारा है, और मैदान में जाकर ये इतनी विस्तृत हो जाती है, और मैदान में जाकर ये चुपचाप बिना किसी कलकल ध्वनि के ये बहती है, तो इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। तो लेखक बता रहे हैं कि जब वो किसी लड़की को देखते हैं या किसी कली पर, पेड़ पौधों की किसी कलियों पर को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मेरा ध्यान कौतूहल से इतना नहीं उनके ऊपर भी इतना नहीं अटकता है, इतना विस्मय नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख करके। बेटियां किनको बताया यहाँ पर? बहती हुई इन नदियों को, जो हिमालय के क्षेत्र से निकल रही हैं। तो लेखक कहते हैं कि मुझे इन नदियों की बाल लीलाएं देखकर इतना विस्मय होता है, इतना मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ इनको देख करके, जितना तो मैं फूलों की कलियों को देखकर भी नहीं होता हूँ। और इनका यह उल्लास देख करके लेखक बड़े ही आनंदित होते हैं और बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।